हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। देखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पेपर में आए हुए हैं बिहार। देखिए क्वेश्चन नंबर ये, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बुंदेलखंड, मालवा, बंगेलखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, बंगेलखंड। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए बंगेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बंगेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भेसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा सी। और जो शांत घाटी केरल में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सबसे पहले कौन सा आता है उत्तर से, कहा ना। तो उत्तर में सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर उससे नीचे जास्कर और सबसे नीचे पिरीपांचाल। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर देखिए 2, 1, 4, 3। देखिए फिर 2 कोरोकोरम और पहले में क्या था, पहले में था लद्दाख और चौथे में क्या था जास्कर और तीसरे में था पीर पंचाल। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नवत है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, हिमालयी क्षेत्र की, आल्प्स क्षेत्र की। तो इसका आंसर होगा सी, आल्प्स क्षेत्र की। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए पर्वतीय में ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तेलंगाना का पठार से, महाराष्ट्र के पठार से, कर्नाटक का पठार से, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा कर्नाटक का पठार से। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली के ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण करनाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम से भी जाना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। देखिए चाप झील या ओक्सबो झील पाई जाती है कहाँ, हिमनदों में, नदी घाटियों में। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। यह मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखर झील या चापाकार झील कहते हैं।
क्वेश्चन देखिए, ये चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में मिथनकोट पर मिलती है। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देखिए चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह 12 लाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के दांडी से मिलने से बनती है। यह अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बगलिहार सलाल दुलहस्ती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो काली नदी का है, पोनानी का है, पेरियार का है। तो इसका आंसर होगा पोनानी का है। काहे का है? पोनानी का। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी भरतभुजाई नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहां पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल रेखा से औसत ऊंचाई 300 मीटर है, 150 मीटर है, 30 मीटर है। तो इसका आंसर होगा 30 मीटर है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा का एक पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के भारतीय उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। देखिए आप लोग, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ओरमांझी से, मंदार से, हैंडल से, नगनी से। तो इसका आंसर होगा नगनी से। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राढ़ू, कांची तथा खरकई है। क्वेश्चन देखिए, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग शरावती ये सही जोड़ा है, और कपिल धारा कावेरी ये गलत है। धुआंधार गोदावरी ये गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। जोग गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नाम नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश में है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी के दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यातव्य है कि लेखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर देखिए, सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है।
चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो गारो, खांसी और जयंतिया की पहाड़ियों में, कोरोमंडल तट पर, छोटा नागपुर के पठार में। तो इसका आंसर होगा कौन सा? कोरोमंडल तट पर। एक्सप्लेनेशन देखिए आप ये, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 8 डिग्री से 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए भारत में मानसून सीजन से अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार की, उपोष्ण मानसूनी जलवायु प्रकार की, भूमध्य सागरीय प्रकार की। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु की। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग, देखिए त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रेशेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मध्य मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देखिए मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं, अतः अभिष्ट उत्तर ई होगा। देखिए
GTT वार्ता के अनुसार भारत में M प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। देखिए, मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी तट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस ट्री वार्था ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। ट्री वार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। M प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन देखिए, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, तो कांटेदार जंगल तमिलनाडु में नहीं पाए जाते। इसका आंसर होगा सी। और एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, कांटेदार जंगल वे झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन, घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। उन्हें कहा जाता है सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखिए, घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती है। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन देखिए आप, आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस देखिए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में निम्नलिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार है: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? नहीं पूछ लिया इसने। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तो तीनों है। अब देखिए, अब एक्सप्लेनेशन में देखिए, भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा कोरोमंडल सबसे अधिक प्रभावित होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री
से सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 1 केवल 2, न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। देखिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई, वनोन्मूलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, वनारोपण। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन की हानि से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती है तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती है तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण अफवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव का होना, जिससे आसपास के अधिवासों, फसलों व जन सामान्य की क्षति होती है, बाढ़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगार, पुराना जलोढ़ और खादर, नया जलोढ़ में वर्गीकृत किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में एक से अधिक। अगर नहीं पाई जाती, इसमें पूछा गया किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। तो सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी मेघालय में पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, उपरोक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर यह कोमल व सूखने पर कठोर व डलीदार हो जाती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टियां क्रमशः लोह और एल्यूमीनियम से समृद्ध होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, चूना, जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार
अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। देखिए, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। भारत के अभ्रक के कुल भंडारण के लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए अगला ये क्वेश्चन, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ, बिना बूझा चूना, केलामाइन का घोल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्बनिक पदार्थ। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम, सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए।